गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो अभी कोविड-19 जो महामारी अभी चल रही है उसकी वजह से हम ऑनलाइन क्लासेस की जो व्यवस्था बना रहे हैं, जिसके अंदर में विद्युत रसायन चैप्टर 3 जो 12वीं कक्षा का जो अपने वही स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर जो 11वीं कक्षा के आधार से जो दो परिभाषा हम चला चुके हैं उसी के ऊपर फोकस करते हुए अपने टॉपिक के ऊपर जाएंगे। मैं दोबारा बता देता हूँ, चैप्टर 3 विद्युत रसायन, जिसके अंदर जो हम 11वीं कक्षा के अंदर जो दो परिभाषा चला चुके हैं उसी परिभाषा के रिवीजन के आधार से इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। आपको परिभाषा सिखाई थी, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिडक्शन की परिभाषा क्या है। तो ऑक्सीडेशन की परिभाषा में क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन की परिभाषा में ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। दोबारा बोल देता हूँ, ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, जबकि रिडक्शन के अंदर उससे बिल्कुल विपरीत, ऑक्सीजन रिमूव होगा और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। अब यहाँ पे आपको ऐसा भी सिखाया था, ऑक्सीडेशन बोलने से उसके अंदर अ प्रत्यय का जो अपने क्या होता है उच्चारण होता है, तो ऑक्सीडेशन ऑलवेज एनोड पर ही होता है, यानी ऑक्सीडेशन का और एनोड का, यानी जो एनोड होगा उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। वैसे ही रिडक्शन का होगा, ऑलवेज कैथोड के ऊपर ही होगा, यानी जब कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगा तब ऑक्सीजन रिमूव होगा और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। आप देख रहे हो मैंने इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो राउंड किया है वो ये दर्शाता है, जो अपने चैप्टर 3 विद्युत रसायन के अंदर केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के आधार से बात करनी है कि एनोड पर से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिमूव होता है, और कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऐड होता है। सबसे पहला टॉपिक अपने इसी चैप्टर का जो डैनियल सेल, उसी के आधार से अपने जो बात करनी है, डैनियल सेल किससे कहते हैं, डैनियल सेल का कार्य क्या है। तो जो डैनियल सेल होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर रूपांतरित कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। दोबारा बोल देते हैं, डैनियल सेल किसे कहते हैं, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में वो कन्वर्ट कर देता है, रूपांतरित कर देता है। उसके आधार से डैनियल सेल का एक एग्जाम्पल लेते हुए जो हमने एक अभिक्रिया लिखी है 11वीं कक्षा के अंदर, आपको एनोड और कैथोड की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो अर्ध अभिक्रिया हम कहते थे, अर्ध सेल भी कहते थे और रेडॉक्स की अभिक्रिया कहते थे, वो पूरी यहाँ पे लिखी हुई मैं दोबारा बता देता हूँ। और उसी का फ्लो चार्ट जो नीचे दर्शाया, मैं पहले फ्लो चार्ट से बता देता हूँ, उसके बाद ही यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, एक पात्र के अंदर जिंक सल्फेट का विलयन भरा है। पात्र के अंदर किसका विलयन भर दिया है, जिंक सल्फेट। अगर जिंक सल्फेट का विलयन है तो जिंक सल्फेट के विलयन के अंदर एक आयन होगा Zn2+ और एक आयन होगा SO4 जिंक सल्फेट के विलयन के अंदर में Zn की जो छड़ डुबा के रखी है, ZnSO4 के विलयन के अंदर हमने Zn की छड़ डुबा के रखी और उस Zn की छड़ को मैंने एनोड नाम दिया और नीचे ऑक्सीडेशन लिखा। ऐसा क्यों, कि वो एनोड के तौर पे कार्य करेगी और वहां पे ऑक्सीडेशन हुआ। और दूसरे बीकर के अंदर या पात्र के अंदर हमने कॉपर सल्फेट का विलयन भर के रखा है। कॉपर सल्फेट के अंदर Cu2+ और SO4 दोनों आयन होंगे और उसी विलयन के अंदर कॉपर की छड़, आप देख लो ये जो कॉपर की जो छड़ है वो डुबो के रखिए, उसको कैथोड नाम दिया क्योंकि वो कैथोड के तौर पे कार्य करेगी और उसके ऊपर क्या होगा, रिडक्शन होगा। उसके ऊपर क्या होने वाला है, रिडक्शन। आप देख रहे हो ये जो पात्र और पात्र भी दोनों की जो छड़ है, उन दोनों की छड़ को हम इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोड। जैसे कि Zn भी इलेक्ट्रोड हुआ और कॉपर भी इलेक्ट्रोड हुआ। उन दोनों इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया हमने गैल्वेनोमीटर से, आप देख रहे हो, और उन दोनों पात्रों को जोड़ा है हमने किसके आधार से, लवण सेतु के आधार से उन दोनों को पात्रों को जोड़ा। अब लवण सेतु का कार्य क्या है, दोनों पात्र के अंदर आयन की उदासीनता बनाए रखने का कार्य कौन करता है, लवण सेतु। दोनों पात्र में आयन की उदासीनता बनाए रखने का कार्य लवण सेतु करता है। जैसे कि सपोज मान लो ये जो Zn की जो छड़ है, उस Zn की छड़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, Zn2+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो जो आयन होगा पात्र में इकट्ठा होगा।
अब जब सारे पात्र में Zn2+ की मात्रा बढ़ जाएगी तो जो विलयन होगा वो धनात्मक हो जाएगा। तो धनात्मक विलयन को उदासीन बनाने के लिए लवण सेतु कार्य करता है, जिसमें NH4Cl में जो Cl- वो इसके साथ आकर्षित हो जाए। वही बात कॉपर सल्फेट के अंदर जो Cu2+ आयन है, उस Cu2+ आयन का कॉपर में जब कन्वर्ट हो जाएगा तब पात्र में SO4 आयन की जो सांद्रता वो बढ़ जाती है, उसको उदासीन करने के लिए NH4+ इस्तेमाल होता है। यानी दोनों पात्रों में जो आयन को उदासीनता जो कायम रखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? लवण सेतु का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे वही जो रिएक्शन लिखी है, आप देख रहे हो, ये जो एनोड पे जो जिंक की छड़ है वो एनोड ए यानी एनोड और सी यानी कैथोड, उस तरह से स्मॉल जो दर्शा दिया है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और Zn की जो छड़ है वो Zn की छड़ 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगी। मैंने ये प्रभाव भी दर्शा दिया। इलेक्ट्रॉन एनोड से कहा जाएगा कैथोड की, एनोड से लेकर कहा जाएगा कैथोड की ओर। अब ये जो Zn की छड़ 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगी, तो यहाँ पे हमने दर्शा दिया Zn में से क्या बन जाएगा? Zn2+। अब रिडक्शन जो कॉपर 2+ आयन जो विलयन में, वही कॉपर 2+ आयन, यही जो 2 इलेक्ट्रॉन जो आए वही एक्सेप्ट करके क्या बन जाएगा? कॉपर, जो यहाँ पे जमा हो जाएगा। और बाद में जो आपको उसकी रेडॉक्स की अभिक्रिया लिखी है, Zn का Zn दर्शा दिया, Cu2+ का Cu, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए जो एरो की लेफ्ट साइड और एरो की राइट साइड दोनों तरफ समानता, इसलिए हम दर्शाते नहीं। और Zn2+ और Cu का Cu, यानी ऐसा मैं कह सकता हूं Zn में से Zn2+ हुआ और Cu2+ में से Cu हुआ। इस तरह से यहाँ पे विद्युत की धारा एनोड से 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे? कैथोड पर। अब ये तो इलेक्ट्रॉन की बात हुई। अब विद्युत की जो धारा जो रहती है वो कैथोड से होकर कहाँ जाती है? एनोड पर। यानी वो दोनों एक दूसरे से विपरीत होंगे। एनोड से इलेक्ट्रॉन जाएंगे कैथोड की ओर और विद्युत धारा कैथोड से जाएगी एनोड की ओर। अब ये जो डैनियल सेल जो मैंने आपको बताया उसका उपयोग क्या है, यूज क्या है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उसके अंदर ये डैनियल सेल का कार्य होता है। जैसे कि पंखे होते हैं, मोटर होते हैं, उन सभी के अंदर ये जो डैनियल सेल कार्य करता है। जो हमने डैनियल सेल के अंदर जो बात करी थी उसको निरूपित कैसे किया जाता है उसकी बात करें। ये तो डैनियल सेल था, उसको निरूपण किस मेथड से किया जाता है उस मेथड की मैं आपको बात करता रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो एक आधा पोर्शन हुआ वो एनोड के तौर पे कार्य करता है, ये जो आधा पोर्शन हुआ वो कैथोड के तौर पे कार्य करता है। तो ये एनोड का पोर्शन और कैथोड के पोर्शन को किस तरह से निरूपित किया जाता है वो आपने बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, Zn जो एनोड की जो छड़ है उसको जिंक सल्फेट के विलयन में डुबा के रखी, तो ये आ गया एनोड के तौर पे जिंक, और उसको जिंक सल्फेट की जो विलयन में जो डुबा के रखा है वो विलयन आ गया। तो ये आपका क्या हुआ? अर्ध से। वैसे ये कॉपर की छड़ और ये कॉपर सल्फेट का विलयन, वो भी आपका क्या हो गया? अर्ध सेल हो गया। और ये जो बीच में जो लवण से उसको हमने 2 लाइन से दर्शाया। ध्यान रखिएगा, ये जो अर्ध सेल हुआ और ये भी अर्ध सेल, ये एनोड के तौर का अर्ध सेल और ये कैथोड के तौर का अर्ध सेल। यहाँ ध्यान में ये रखने वाली बात है, जो जिंक जो आपकी जो छड़ थी और जिंक सल्फेट का जो विलयन था उसको इस तरह से दर्शा दिया है, और जो कॉपर की जो छड़ थी उसको जो कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा है जो उसको इस तरह से दर्शा दिया है, और दोनों के बीच में जो लवण सेतु उसको जो डबल लाइन से दर्शा दिया। और ये उस कोर्स डैनियल कोर्स का सेल का ये पूरा क्या हुआ? निरूपण की जो मेथड हुई, अर्ध सेल और ये भी अर्ध सेल, और कुल मिलाकर संपूर्ण सेल के बारे में। जो ऑलवेज लेफ्ट साइड होता है वो एनोड दर्शाया जाता है और ऑलवेज जो राइट साइड होती है वो कैथोड की दर्शाते हैं। और एक चीज जो ध्यान रखने की, जो दोनों छड़ है, एनोड की छड़ पहली और कैथोड की छड़ लास्ट में, और छड़ के बाद उसका विलयन, और जो कैथोड की जो छड़ उससे आगे उसका विलयन, और दोनों के बीच में जो डबल लाइन दर्शाती है वो लवण सेतु का कार्य करती है। ये निरूपित कैसे किया जाता है उसकी बात है। अब अपने जो नया सेल है गैल्वेनी सेल और वोल्टनियर सेल, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये सेल किस तरह से कार्य करता है, क्या कार्य करता है उसके बारे में देखेंगे। तो ये भी सेल डैनियल सेल की तरह ही जो रासायनिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा के अंदर रूपांतरित कर देता है। जो हमने बता दिया, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि Zn2+ आयन और Cu2+ दोनों के आयन
दोनों के आयन की जो सांद्रता की जो इकाई होती है वो 1 मोल डेसीमीटर क्यूब होती है, तब इनका जो विद्युतीय विभव कितना हो जाता है 1.1 वोल्ट। सब में ऐसा नहीं होता। ये तो जो दो हमने उदाहरण के तौर पे Zn2+ और Cu2+ लिया है, तो दोनों की जो सांद्रता की इकाई जब 1 मोल डेसीमीटर क्यूब होती है तब उनका जो विद्युतीय विभव 1.1 वोल्ट। यहाँ पे मैंने चौरस किया विद्युतीय विभव, ये आपके लिए शब्द नया है कि विद्युतीय विभव कैसे आए, तो वो बाद में आपको इसकी जो मेथड और सिखाई जाएगी। इसके लिए एक इक्वेशन आएगा, उस समय आपको ये बताया जाएगा विद्युतीय विभव 1.1 कैसे आए। अभी केवल ये जस्ट एज अ एग्जाम्पल है। अब उसके अंदर ये जो सेल विभव, विद्युतीय विभव की जो एक दूसरी परिभाषा है सेल विभव, तो सेल विभव क्या है, तो ये जो गैल्वेनिक सेल के जो दोनों इलेक्ट्रोड यानी क्या, एक एनोड और एक कैथोड, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो अंतर होता है उस विभवांतरण के अंतर को हम क्या कहते हैं, सेल विभव कहते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो विभवांतर होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेल। अब ये विभवांतरण यानी क्या, ये आपके लिए थोड़ा सा शब्द नया है, बाकी आप जानते हो। जैसे कि आपको 11वीं कक्षा में बताया था Cu2+/Cu, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू थी 0.34, Zn की वैल्यू आती थी -0.76। ये उसको हम क्या कहते हैं, विभवांतरण कहते हैं वैल्यू। और उन दोनों को डिफरेंट को हम क्या कहा जाता है, सेल को, जिसको वोल्ट में मापा जाता है और उसको ईएमएफ भी कहा जाती है। आप अगर आपके पास बुक होगी तो उसके पीछे आप देखिएगा ईएमएफ श्रेणी के अंदर ऐसी बहुत सी वैल्यू दी है। जो Cu2+ की अगर आप देखोगे तो 0.34 होगी, Zn2+ की होगी -0.76, अगर Ag+ की आप देखोगे तो 0.80। ऐसी बहुत सी वैल्यू है जो किसमें मापी जाती है, वोल्ट में मापी जाती है। यानी ये बात हमने कर दी सेल विभव। अब यहाँ पे जो गैल्वेनिक सेल के मैंने 3 सेल होते हैं, गैल्वेनिक सेल के 3 सेल होते हैं, लेकिन मैंने दर्शाने के लिए केवल 2 ही दर्शाए। तो उसी की बात करते हैं। जो ये डेनियल सेल जैसा ही हूबहू जो हमने बात की थी वही है, बस केवल इसमें एक चीज बड़ी, ई सेल लेस देन 1.1 वोल्ट होगा तभी ये कार्य करेगा। जो हमने डेनियल सेल में समझाया था बिल्कुल हूबहू वही है, इसलिए इसके ऊपर मैं जाता नहीं। बस आपको यही एक वैल्यू जो नहीं है, ई सेल लेस देन 1.1 इसकी वैल्यू हो तब ये कार्यरत रहता है। और वही बात एनोड से कैथोड इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जाएगा, उससे विपरीत जो कैथोड से लेकर एनोड की ओर विद्युत की धारा पाएगी। अब जो उसके, अब ये तो क्या हुआ, सेल ने कार्य कर दिया, एनोड से कहा गया कैथोड पर। अब उसका जो दूसरा, अगर वैसी ही वैल्यू, यही पूरा सेल, लेकिन ई सेल लेस देन 1.1 की जगह अगर आपको ऐसा लिखा होता ई सेल इक्वल टू 1.1, यहाँ पे ये इस तरह से हो जाता तो ये कोर्स कार्य करेगा नहीं, तो ये सेल कार्य करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ई सेल इक्वल टू क्या होगा 1.1, इसीलिए ये जो सेल कार्य करेगा नहीं। लेकिन अगर मान लो तीसरा ऑप्शन ई सेल ग्रेटर देन 1.1 हो, तो उसके लिए हमें क्या करनी चाहिए, तो बाह्य परिपथ से उसके अंदर विद्युत की धारा प्रवाह प्रसार करना चाहिए विपरीत दिशा में और पुनः प्रसार करना चाहिए। यानी एनोड से कहा आ जाएगा कैथोड पर, और जब कैथोड पर आ जाएगा तब बाह्य से प्रवाह प्रसार करेंगे विपरीत दिशा में, यानी अब दिशा उसकी क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी, और पुनः प्रसार करेंगे। तो पुनः जब प्रसार करेंगे तो एक चीज ध्यान में रखनी, जो पहले कॉपर कैथोड के तौर पे इस्तेमाल होता था अब वो एनोड के तौर पे इस्तेमाल होगा, और जो पहले Zn एनोड के तौर पे इस्तेमाल होता था वो अब कैथोड के तौर पे इस्तेमाल होता है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ई सेल की जो वैल्यू जो हो गई ई सेल ग्रेटर देन 1.1 और उसकी दिशा हमने क्या कर दी, विपरीत दिशा कर दी है, इसलिए। अब यहाँ पे एक छोटा सा ही जो अंतर आएगा, अब आप ध्यान रखोगे एनोड से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, कैथोड की ओर, यानी कि यूं Cu से लेकर वो कहाँ पे जाएंगे, Zn की ओर, और जो विद्युत की धारा बिल्कुल उससे विपरीत, यानी अगर इलेक्ट्रॉन Cu से Zn की ओर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन Cu से Zn की ओर जा रहे हैं, तो विद्युत की धारा Zn से कहाँ जाएगी, Cu की ओर। तो मैंने उसको बताया एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जा रहा है, तो कैथोड से एनोड की ओर विद्युत की धारा है। यानी 3 ऑप्शन होते हैं, ई सेल लेस देन 1.1, ई सेल इक्वल टू 1.1, ई सेल ग्रेटर देन 1.1। अगर ई सेल लेस देन 1.1 होगा तो प्रवाह अपने आप कार्य करेगा,
ई सेल इक्वल टू 1.1 होगा तो प्रवाह अपने आप कार्य करेगा नहीं, और ई सेल ग्रेटर देन 1.1 होगा तो आपको बाह्य प्रवाह प्रसार करना पड़ेगा विपरीत दिशा में, और वो पुनः प्रसार होगा। ये इस तरह के 3 सेल होते हैं। ठीक है, समझ में आ जाएगा। जो हमने 3 सेल देखे थे, ई सेल लेस देन 1.1, ई सेल इक्वल टू 1.1, ई सेल ग्रेटर देन 1.1, तीनों के बारे में देखने के बाद अभी ई सेल कैसे ढूंढा जाता है उसका एक जो सूत्र है वो मैंने आपको लिखा है। ई सेल इक्वल टू ई रिडक्शन वैल्यू ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एनोड। ध्यान में रखना, मैंने आपको बता दिया कैथोड माइनस एनोड, जबकि किताब में ऐसा लिखा है ई सेल इज इक्वल टू ई सेल दाया माइनस ई सेल बाया। दाया बाया में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए उसको मैं दाया बाया की जगह कैथोड माइनस एनोड उस तरह से बोल रहा हूं। ई सेल इक्वल टू कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ कैथोड और रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एनोड। रिडक्शन मैंने लिखा है वो क्यों, उसके बारे में भी ध्यान में रखने वाली बात है कि ये जो Zn 2 + ऑब्लिक Zn इक्वल टू माइनस 0.76 ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? रिडक्शन पोटेंशियल। अगर इसी वैल्यू को अगर दर्शाने की मेथड बोर्ड में कई बार उल्ट विपरीत दे देते हैं, जैसे कि Zn ऑब्लिक Zn 2+, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है। ये Zn 2+ ऑब्लिक Zn दर्शाया, ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हुई, और इसी को अगर अपने विपरीत दर्शा दे तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू हो जाती है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू बदल जाती है। और हमारा सूत्र क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लेने की, जहां पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू लेनी नहीं है। लेकिन अगर मान लो बाय चांस आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू दे दी, जैसे कि 0.76, तो उसको रिडक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? अगर प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट करो, या माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट कर देना है। बस वैल्यू केवल आपको क्या करनी है? चेंज कर देनी, तो ऑक्सीडेशन में से रिडक्शन कन्वर्ट हो जाए। इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों वैल्यू बता दी। जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हो Cu2+ ऑब्लिक Cu, यानी ये कौन सी वैल्यू है? रिडक्शन। अब ऐसा हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है? तो उसके लिए ध्यान में रखना है Cu2+ में से अगर Cu बने, Cu2+ में से क्या बन जाए? Cu, तो उसे हम क्या कहेंगे? रिडक्शन कहेंगे। और वैसे Cu में से अगर क्या बन जाए? Cu2+, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हुई और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू। कैसे पता चलेगा? Cu2+, Cu का मोलिकुलर जो नंबर, मोलिकुलर नंबर अगर अपने देखेंगे तो 29 में से 2+ है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? 27, और यहाँ पे कितने 29, 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए, यहाँ 27 और यहाँ 29, तो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए, यानी कि प्राप्त करने वाली बात रिडक्शन। यहाँ पे कितने 29, अब कितने हो गए? 27, यानी 2 क्या कर दिए? दान कर दिए, इसीलिए ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया रिडक्शन वैल्यू कैसे करी जाएगी? ऑक्सीडेशन। अगर आपको ऑक्सीडेशन दे दे तो उसको आपको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? रिडक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आप देख रहे हो ऑक्सीडेशन वैल्यू में क्या है? माइनस। अगर रिडक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो प्लस। अगर रिडक्शन को ऑक्सीडेशन वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो प्लस हो तो क्या करेंगे? माइनस। उसके आधार से ये जो अपना जो सेल था उसी का हमने इलेक्ट्रॉन विभव 1.1 आता है, ऐसा आगे हमने चौरस किया था। वो किस तरह से आएगा वो हमने बाद में बताएंगे। ऐसा था तो वो इसी इक्वेशन के अंदर रख देते हैं। ई सेल इज इक्वल टू रिडक्शन वैल्यू ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन वैल्यू ऑफ एनोड। तो यहाँ पे कैथोड के तौर पे कौन है? आपको बताया था जो कैथोड होगा वो ऑलवेज राइट साइड होगा, और जो एनोड होगा वो ऑलवेज लेफ्ट साइड होगा। तो आप देख रहे हो कैथोड के तौर पे Cu और एनोड के तौर पे Zn। इस तरह अब यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू रखी है, ना कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। तो 0.34 और रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू -0. ये माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.1 वोल्ट। अब ध्यान में यहाँ पे जो आपको ये तो हमने किसकी निकाल दी? Zn के जो हमने डेनियल सेल के अंदर देखा था उसका हमने क्या निकाल दिया? इलेक्ट्रॉन विभव जो 1.1 वोल्ट जिसका इस सेल आ चुका है। अब इसी के अंदर हम ऐसा एक और दर्शा रहा हूं। यहाँ पे मान लो जैसे कि
ई एजी प्लस ऑब्लिक एजी, ये वैल्यू कौन सी है पता कैसे चलेगा? एजी प्लस में से एजी कन्वर्ट हो रहा है यानी ये रिडक्शन पोटेंशियल दी है। अगर और ये Cu2 प्लस में से Cu है यानी ये भी ये कौन सी है? रिडक्शन पोटेंशियल। अब उसको हमें क्या करना है? निरूपित करना है। तो मैंने आपको कहा था कि जो एनोड होगा वो लेफ्ट साइड और जो कैथोड होगा वो राइट साइड। तो एनोड के तौर पे यहाँ पे कौन है वो कैसे पता चलेगा? तो दोनों की जो वैल्यू आप देख रहे हो, दोनों की वैल्यू, अब दोनों की वैल्यू में जिसकी वैल्यू छोटी हो, जिसकी वैल्यू छोटी हो वो एनोड के तौर पे कार्य करेगा, यानी एनोड के तौर पे कार्य करेगा, यानी वो उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और जिसकी वैल्यू बड़ी हो वो किसका कार्य करेगा? रिडक्शन, यानी वो कहाँ आएगा? कैथोड पर आ जाएगा। ध्यान में रही बात, केवल आपको दो वैल्यू दी जाएगी एग्जाम में, उसी दो वैल्यू के आधार से एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है, ये आपको तय करना पड़ेगा। तो केवल यही देखना है कि वैल्यू कौन सी छोटी और कौन सी बड़ी। जो छोटी वैल्यू होगी वो एनोड की होगी और जो बड़ी वैल्यू होगी वो कैथोड के तौर पे होगी। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा। अब इसको निरूपित करना है, इसी तरह से निरूपित करना है। तो निरूपित करेंगे तो पहले किसको लिखेंगे? एनोड को। तो एनोड के आधार से Cu/Cu2 प्लस, डबल ऑब्लिक किसकी है? लवण धातु की। फिर हम कैथोड के तौर पे क्या है? Ag प्लस ऑब्लिक Ag। ये हमने कोष को निरूपित कर दिया, सेल को निरूपित कर दिया। पूरा समझ में आ गया सेल को। अब यही इक्वेशन में रखना है E0 रिडक्शन वैल्यू ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन वैल्यू ऑफ एनोड। तो कैथोड की रिडक्शन पोटेंशियल, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ E0 Ag प्लस ऑब्लिक Ag माइनस E0 Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu। अब यहाँ इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 0.80। Cu की वैल्यू कितनी है? माइनस 0.34। अगर दोनों का आंसर निकालेंगे तो माइनस 0.46 आ जाएगा कंप्लीट। लेकिन अगर मान लो कि हमें ये Cu2 प्लस इस तरह से दर्शा दिया होता तो अपने क्या करते? ये ऑक्सीडेशन वैल्यू हुई तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते? रिडक्शन में। तो रिडक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? वही घुमा देना है, माइनस को किस में कन्वर्ट कर देना है? प्लस में। उसी के आधार से मैंने आपको होमवर्क दिया है। ये एक सेल है, उसको आपको निरूपित करना है। निरूपित भी करना है इस तरह से जो मैं अभी किया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने एक वैल्यू ऑक्सीडेशन की दी है और एक वैल्यू रिडक्शन की दी। तो ऑक्सीडेशन की वैल्यू को रिडक्शन की वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोष को निरूपित करना है और उसका ई सेल ज्ञात करना है। 1 और 2 दिए, और एक दिया है क्वेश्चन 3.2 जो आपकी किताब के अंदर है। उसमें आपको लिखा है क्या कॉपर सल्फेट के पात्र, कॉपर सल्फेट के विलयन को क्या जिंक जस्ता के पात्र में रखा जाता है कि नहीं, वो आपको आंसर बताना है। अगर मान लो आंसर नहीं आया तो मैं अपने दूसरे लेक्चर के अंदर उसके बारे में बता दूंगा। ये तीन आपके होमवर्क में है और ये मेन आपको ये सूत्र याद रखना है। ई सेल इज इक्वल टू E0 रिडक्शन वैल्यू